मेरे मौसी का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी। पतिदेव बाहर होते थे। पति से बात की तो मान गए। मेरे मौसी का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वह ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी मौसी का बेटा कहता कि आप अब आराम करना। रात को वह मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह होती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गया। मैं आश्चर्य होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुका था कि मेरे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान की गिर गया। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे शिकायत है। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रखती। 3 साल। तो आप मुझसे इस चीज के लिए चीज कह रही थी। अब आपको भगवान ने खुशखबरी सुनाई है। आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदरवास हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भयानक माना जाएगा। मैं तो सुनकर ही चौंक गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे पति की नौकरी बाहर के देश में थी। वह साल में बस कुछ महीनों के लिए ही हिंदुस्तान आते थे और उस वक्त मेरी खुशी के दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वह परदेश में थी। डॉक्टर से कुछ नहीं कहा। मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्या सोचती? मोहित मेरा सगा भाई था, वह मौसी का बेटा था। अपनी सोच के ताने बाने में उलझी रही थी कि सामने से अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम रुक गए थे। मुझे लगा था कि मैं से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को कैसी लाश की तरह घसीट कर लेकर आई हूँ। मैं गम में इस तरह डूब गई थी। सांस लेने में भी कुछ महसूस होने लगी थी। मैं डोरबेल बजाई, दरवाजा खोला। मैं घर के अंदर आ गई। मुझे देख मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर आते ही वह कहने लगा, मौसी आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपका खाने पर बहुत इंतजार किया, लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ। वह मुझसे बातें करता था। मेरी सबसे छोटी मौसी का बेटा जो कि जॉब के लिए यहाँ नोएडा आया था और पिछले कई महीनों से यहाँ मेरे पास तो रहा था। मेरे पति को भी इस बात पर कोई इतराज नहीं था। मोहित के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वह तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी चिंता नहीं रहेगी। मौसी आप कहाँ खो गई है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मोहित की बात पर मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई और अपना बेजान वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। मोहित मेरा साग भाई था। मेरी मौसी का बेटा, उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरी मौसी की शादी हुई तो मैं 4 साल की थी। पैदा हुआ तो मैं 10 साल की थी। मेरी मौसी का ससुराल शहर से दूर था, जहां दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था। इसलिए मेरी मौसी ने, मोहित को अपने पास रख लो, वहां यह अच्छे से पढ़ लेगा। और मोहित मेरा भांजा भी था तो मैं उस पर शक भी नहीं कर सकती थी। मैं अपना सिर दोनों हाथों में लेकर बैठी हूँ। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिनों से मोहित मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और सुबह जब मैं देखती हूँ तो बहुत खुश होते हैं। तो क्या मोहित मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने की बात कुछ करता है? टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरे आंखों में आंसू का गोला, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं कि हवस आगे कुछ भी नजर नहीं आता? मैं उसकी बहन हूँ, यानी उसकी माँ की बहन की बेटी, मतलब मैं उसकी बहन ही हुई। वह मेरा खास है, मेरा उससे पर्दा भी नहीं है। ऐसे कैसे हो मेरे बारे में ऐसा सोच? कैसे उसका दिल ऐसा करने के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी। इसका अंदाजा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था। बहुत रो रही थी। इसका अंदाजा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था जो मैसेज नहीं थी। एक तरफ से पागल हो चुकी थी। अब मुझे उसका बचपन याद आने लगा। लो, जब मैं मौसी के साथ मेरे मायके वाले घर आता था तो मेरी गोद में ही उसका ज्यादा वक्त जाता था। अपनी तो की जुबान से मेरा नाम लेता था। मैं अपने भाई बहन से सबसे छोटी थी और वह मौसी की सबसे पहली औलाद है। उसका सबसे ज्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। तब मेरी शादी होने वाली थी। तब तो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे राजू के नाम से भी बहुत चिढ़िया करता रहता था। आप इतनी खूबसूरत मनमोहिनी सी है और वह ये लंबे चौड़े गबरू जवान।
ऊपर से बड़ी गुस्से वाले राजू आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त वह मुझे राजू के नाम से खेलता रहता, हंसता रहता, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसके अंडरस्टैंडिंग भी बहु। जब वहां आया था मुझसे ज्यादा देर तक बातें करता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। अब भी यही कहता कि मुझे लगता है कि राजू जीजू ने विदेश में किसी अंग्रेजन से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वह मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में डूबी थी। तभी मोहित मेरे दरवाजे पर लॉक कर अंदर आ गया। अब भी उसके हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वह बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बाद पर बेड में व्यस्त पीछे आ गई, जैसे ना जाने वह क्या कह देगा। और यह जाहिर सी बात थी, जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। मेरी जगह कोई भी उस वक्त ऐसे ही भर जाता। मैं अकेली उस वक्त मोहित के साथ उस घर में मौजूद थे। वह मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रही है? सब ठीक तो है, आराम कीजिए। मोहित ने मेरी तरफ गिलास बनाया है। मैंने उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे में उससे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वह मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किसी सुनाएगा, और जब तक मेरी आंखें सो ना जाएंगे बाहर नहीं जाएगा। निकला जैसे वह घबरा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरी रोक के बर्ताव से वह परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे जाने वह मेरे सामने रख जा रहा था, जैसे वह बहुत मासूम हो, अनजान हो। उसके मुंह पर मार दूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दो, मारो देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। लेकिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ा, वरना वह मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी बातों के सामने बोल चुका था और उसके कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करो, और हाँ, दूध जरूर पी लीजिएगा। खाना भी नहीं खाया हुआ आपके, मुझे दोबारा से दूध पीने को कहीं बाहर चला गया। मैं वही तो जाना चाहती थी कि मुझे दूध और दवा खिलाकर यह कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वह दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी। दरवाजा लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था जब मोहित मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। उसका इंतजार कर करके तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी। इसलिए सोचा कि देखा वो क्या कर रहा है। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो हाल ही खाली तथा सामने का कमरा मोहित का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मैंने उसकी कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया को दबे पांव अपने कमरे में आ गई। वह बातें घूम रही थी जब मौसी का मुझे पहली बार बोलने लगी, नोएडा में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दूं, क्योंकि वह कई तरह के नौजवान होते हैं। मेरा मोहित सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन जहाँ लग के रहते हैं वहाँ सब बुराइयाँ होती है। इसलिए अगर तुम उसे अपने घर में रहने तो मुझे तसल्ली। इस वक्त मैंने बड़ी होशियारी दिखाते हुए हामी भर ली थी कि मोहित मेरा भाई है। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मेरा भाई उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। ये स्थिति देखकर मैं उसे सिगरेट के बारे में बताऊं तो वह दिल की बीमारी है। मेरी मौसी को अगर वह जानती कि मोहित क्या क्या कर है, सुनते ही मर जाते। लेकिन मैं सोच सकती थी कि मोहित को सुबह ही कह दूंगी कि वह अपने रहने का इंतजाम कहीं कर ले। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकते, और सो गई। सुबह मेरा दरवाजा बड़ी जोर से खटखटाया गया। मैं उठी और दरवाजा खुले। जब मैंने दरवाजा खोला, सामने देखा मोहित मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाजा क्यों लॉक किया था? वह होता कौन था? मुझसे इस तरह से बात करने वाला। उसी तरह तो ठीक से बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद करना मेरे साथ कर रहा था। शायद उसकी तलब ना पूरी होने की वजह से वह फिर तो मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो, मुझसे पूछने वाले। मेरी भी बुलंद आवाज को सुनकर वह कुछ हैरान हुआ तो नर्म आवाज में बोला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हो। इसलिए मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप दरवाजा लॉक ना किया करें।
मुझे उसकी झूठी फिक्र और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फिक्र उसे करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं धीमी आवाज में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल आई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरी पड़ोस में मेरी उम्र की लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी, मुझसे दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। उसके पति भी मुझे छोटी बहन जैसे समझ, तो जब भी बताते कुछ लेने जाते तो मुझसे पूछती कि बहन कुछ मंगवाना हो तो नहीं तो बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से मोहित रहने लगा था तो उस वक्त मुझे अपने पड़ोस वाली रेखा से ही काम था कि मुझे अपना अबार्शन करवाना था। मेरे पति 2 महीने बाद आने वाले थे। मेरे पास इस पाप को खत्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा था कि रेखा से कहूँ क्या। ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन मुझे किसी ना किसी औरत की तो जरूरत थी, वह भी बिना सच बताएं। मुझे ये कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर मौसी को मैं सच में बातती तो वो सह ना सकती। अगर पति से सब कुछ कहती तो वह मुझे कभी अपनी पत्नी मानता, मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसी कश्मकश का शिकार थी कि नहीं जानती थी। मैंने रेखा से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका अबार्शन करवाना है, इसलिए वह मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वह मेरी बात मान गई। वह अपने डॉक्टर के पास नहीं गई जिससे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वह मेरा एक काम आराम से कर दो तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दो। लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप। मैं रात को घर आते ही मोहित से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में वह अपने रहने का जहां चाहे वह इंतजाम कर ले। मेरी बात सुनकर वह हैरान था होकर रह गया। आप ये क्या कह रही है? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी ले लूंगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगे? मुझे मोहित की मेरे लिए फिक्रमंदी भी खल रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे आने से पहले अकेले ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतजाम कर लो। मोहित जवाब ने कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में मैं सुबह, फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। रात को जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा कि मैं उस इंसान को देख नहीं पा रही थी। बस यह नजर आ रहा था कि मेरे बराबर कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ ना सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे बराबर लेटा इंसान होकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बस से उतर जाती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदरवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचते, उस इंसान ने साइड में रखा लैंप ऑन कर दिया। उस इंसान को देखकर तो मैं अपने होश खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा पति था। राम कब घर आ गए थे, वह भी बिना कुछ बताए वह अचानक से आ गए थे। वह मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तुम ही सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो मोहित ने दरवाजा खोल दिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा था। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन सा कोई गैर था जो तुमने दरवाजा लॉक करके सोई थी? राम की बात का मैं क्या जवाब देती? मैं उस वक्त बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी, इसलिए राम के गले लगकर मैं बहुत रोने लगे। वो तो मुझे यूं रोता देखकर समझे कि मैं उनके बिना उदास हो गई हूँ, इसलिए यूं अचानक सामने पाकर रोने लग गई हूँ। लेकिन हकीकत तो जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो राम अभी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन राम की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब मैं ये सोचकर परेशान थी कि राम से क्या बहाना बनाओगे, कैसे बात छुपा लूंगा। मैं परेशान से बाहर लाऊं में बैठी थी, तभी मोहित की किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुरा कर कहने लगा, दीदी कैसा लगा आपको जीजू का सरप्राइज? मैंने उसे नफरत की देखी और कहा कि किस कदर धिट और डामेबाज इंसान हो तुम, ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हें एक तरफ दीदी कहते हो और दूसरी तरफ मैं ये सब शाहकर थक चुकी हूँ, इसलिए बिना शर्म के मुंह पर जो भी आया उसे कहना शुरू कर दिया। और वो ऐसा ढीठ था कि अभी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, दीदी क्या कह रही है आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रही है? मोहित की बात पर मैंने उससे ताजुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। राम अभी भी सो रहे थे।
दराज से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे से बाहर आ गई। मोहित टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट उसके मुंह पर मार दी, जो कि उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गई, और कहा ये पढ़ो और अपना गधा चेहरा लेकर राम के उठने से पहले पहले दफा हो जाओ मेरे घर से। मैंने गुस्से से दबी दबी आवाज में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राम को इस बात की भनक भी लगे। मोहित वो रिपोर्ट जमीन से उठाकर खोले। जैसे कि उसने पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत हो गई, चेहरे पर उदासी छा गई। इससे पहले कि वह कुछ बोलता राम आंगन में आ गए थे, पता नहीं कैसे, लेकिन वह सीधा मोहित के पास गए और रिपोर्ट उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान मेरे तन से जुदा हो गई कि मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। राम तो मुझे तलाक दे देंगे। मैं बुरी तरह से टकराकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे सुई लगी थी। बड़ी संजीदगी से मुझे नहीं चाहिए थे। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मोहित की वहीं खड़ा था। मैं राम को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। राम मोहित मोतियों नींद की मेडिसिन देता था। मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान के लिए मुझे तलाक मत दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगा। मैं बिस्तर पर लेकी यदि हाथ जोड़ी राम से माफी मांग रही थी। मेरे पास आए नहीं हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगे, मैं तुम ही नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाया है। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनाहगार हो, ना ही मोहित ने ऐसा कुछ किया है। तुम उसकी वफादारी पर शक मत करो। बस एक गलत है तो क्या दल बदल है, ये सब गलत है। मोहित की तरफ मेरी नजर पड़ी तो रो रहा था, बिना आवाज के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, आप सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं अपनी बहन में आप में कोई फर्क नहीं देखा। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा। तो आप मेरी बहन ललिता की मैंने तुम्हें नशे की सिगरेट पीते देखा था। वो कहने लगा, मैं नसीब की सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता। हाँ, कभी कभार सिगरेट जरूर अपना कमरा बंद करके पी लेता हूँ। आपका ख्याल रखता था कि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है, इसलिए जैसे मैं अपनी माँ के लिए खाने के लिए और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ होती है तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं। वह रो रो कर अपनी बातों को रख रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। मैंने क्या किया भाई के खिलाफ यह नहीं सोचा था मैंने, लेकिन मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट ही गलत निकल जाते हैं। मैं सोच रही थी कि काश एक बार अपने दोबारा से टेस्ट करवा लेती।